हेलो ऑल, वेलकम टू PW's UPSC। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हम बात करने वाले हैं साल भर की। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड, द टॉप 10 इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ 2022। जी हाँ, साल ख़त्म होने वाला है और हमारे लिए जो लोग 2023 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए चैलेंज वाला ईयर आ चुका है, आपके प्रीलिम्स का अटेम्प्ट ईयर आ चुका है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 10 इंडियन इकोनॉमी इवेंट्स ऑफ 2022। ईयर लॉन्ग राउंड अप है। सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब हम ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ताकि आपको उन एटलीस्ट उन पॉइंट्स का ध्यान रहे, उन पॉइंट्स को आप देख सकें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए। इम्पॉर्टेंट है उनके लिए भी जो जनवरी 30 जनवरी से इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं। इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं एंड दिस इज़ द टाइम यू हैव टू प्रिपेयर। कोशिश ये करिएगा कि अपनी नॉलेज को प्रिसाइज रखिएगा, अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा ओवरफ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना। दिस इज़ द की टू इंटरव्यू। ओके, सो पहली इंपॉर्टेंट कवरेज, that India takes UK as the 5th largest economy of the world. This was big. This was really big because हम सपना देखते हैं, हम ख्वाब देखते हैं that we are going to be the best economy, we are going to be the world leader. और ये तब होना when India has got the G20 presidency. This is a big event. But इसके लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सबकी मेहनत है, इसमें आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत है, हम सबकी मेहनत है। सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, किसान, मैन्युफैक्चरर, लेबर, वर्कर, इन सब ने मिलके इस देश की इस इकोनॉमी को इस लेवल तक पहुंचाया है दैट वी हैव नाउ सरपास्ड यूके। एंड दिस इज अ प्राउड मोमेंट। कभी जो हम पे रूल करते थे, कभी जो हमको गुलामों की तरह ट्रीट करते थे, आज हम उनसे आगे निकले। ये भारत के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, आज का नहीं, पिछले 75 सालों का। नथिंग कैन बी बेटर दैट इन 75 ईयर्स सी वी आर अबव यू। और आज हम ब्रिटेन और जैसे देशों की आंखों में आंख डाल के कह सकते हैं कि हाँ, हम तुमसे बेहतर हैं। दैट इज वाई अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ 2022 दैट इंडिया सरपासिंग यूके। नाउ व्हाट इज दिस? अब इसके बारे में थोड़ा सा ऐड ऑन कि 6% ग्रोथ है, 6% ग्रोथ है, स्टडी है, सिंपल है, डिसेंट पोजीशन है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी बात नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 6%, विच इज़ अ डिसेंट ग्रोथ। आई वोंट से इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट यस, इट्स अ डिसेंट ग्रोथ। और इस स्पीड से, अगर हम इस स्पीड से ग्रो करेंगे तो बाय 2029 वी आर गोइंग टू बी the third largest economy of the world. By 2029 we are going to be the third largest economy of the world. Lekin the size of Indian economy in nominal cash terms quarter, this was $854.7 billion और UK की $816 billion, and this is where हम उनसे आगे निकल जाते हैं। फाइन, अब ये क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको समझने होंगे, खास तौर पे उनके लिए जो इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी और उनकी पॉपुलेशन में जो है बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारी पॉपुलेशन 1.41 बिलियन, उनकी पॉपुलेशन 68.5 मिलियन। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। और जिसकी वजह से स्टिल जो पर कैपिटा इनकम है हमारी, इट रिमेन्स वेरी लो। The per capita income of India remains very low, and in that sense, per capita income के केस में we are ranked at 122 out of 119 countries, which is to be worried. But हमारा population size बहुत बड़ा है, मतलब it's actually huge. हमने no doubt universal health coverage में बेहतर एक जगह हासिल की है। वी हैव शोन अ कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन दैट, बट जब HDI की बात आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है, तो यस, वी नीड टू वर्क अ लॉट। ओके, ब्यूरोक्रेट के लिए, एक IAS के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए सिर्फ तारीफ़ें करना नहीं होता। हम भाई कई बार कहते हैं आप लोगों से कि आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखना है, आपको बहुत ज़्यादा एंटी पॉलिसी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं लिखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज़ कम है तो उसको बिना वजह बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है। जो है वो सच है। हम जहाँ पे नीचे हैं वहाँ पे नीचे, जहाँ पे हम साइज में ऊपर हैं वो ऊपर है। दैट इज क्लियर। फाइन, चैलेंजेस क्या हैं? ठीक है, हम किस चीज़ का हमको फ़ायदा मिल रहा है? हमें फ़ायदा मिल रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, हमें फ़ायदा मिल रहा है ब्रेग्जिट का। उसके बाद से कंसिडरेबली देखा जाए तो यूके की इकोनॉमी जो है वो ग्रेजुअली गिरी है, यूके की इकोनॉमी गिरी है। बट
हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है ना. नाउ इन्फ्लेशन का टारगेट ब्रीच हो रहा है, दैट 2% प्लस माइनस 4% प्लस माइनस 2%. आई एम सॉरी फॉर दिस, दैट 4% प्लस माइनस 2% का जो बैरियर है हम ब्रीच कर रहे हैं, विच इज़ अब, लेकिन बाय दिस टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दैट हम उससे नीचे आ चुके हैं. सो वी हैव कम डाउन, बट उतना नीचे नहीं आए हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, विच इज़ डेफिनेटली अ मैटर ऑफ कंसर्न. लेकिन उससे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी जो है वो नीचे जा रही है. तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस. दिस इज समथिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस. ये और कंसर्न है इसीलिए ये चैलेंज है, कंसर्न है इसीलिए ये चैलेंज है. फाइन. And at the end, let's define GDP. So all of you know what is GDP. GDP is the monetary value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country in a given accounting year. Now it's like in flow. So इसको तो खैर all of you know, I know. And ये हाँ, ये एक तरीके से हमारी इकोनॉमी का जो है ना थर्मोमीटर होता है. ये जो है ये हमारी इकोनॉमी का थर्मोमीटर है, जो हमें ध्यान रखना है, जो बताता है. दूसरी न्यूज़ नंबर 2, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी. ऑल्दो हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है, यू कैन चेक द वीडियोज लिस्ट, जहाँ पर हमने इन चीज़ों की बात मैंने की है कि जहाँ पर इंडिया की करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन. आप लोगों को पता है जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दे आर ऑल बीइंग कैरिड आउट इन US डॉलर. लेकिन अब हम पुश कर रहे हैं कि इंडियन रुपी को भी जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में यूज़ किया जाए, और कहीं कुछ जगह किया जा भी रहा है. इसके लिए हमको वॉस्ट्रो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ये कुछ वक्त पहले ये टर्म ज़्यादा न्यूज़ में था, वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट्स. और बेसिकली जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ हमें अपने अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे हमारे बैंक्स को. और यहाँ पर इन अकाउंट्स में इंडियन इम्पोर्टर जो है वो पैसा INR में, इंडियन रुपी में जमा करेगा, एंड देयर इट कैन बी विड्रॉन. और जिनको जो वहाँ से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो पैसा रिसीव करना है वो भी इंडियन रुपी में कर सकते हैं. सो यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इंडियन रुपी का यूज़ होना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. और वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? एक बैंक जो दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन करता है, एक बैंक का अकाउंट दूसरे बैंक में, एक बैंक का अकाउंट इस कंट्री का है, जैसे HSBC का अकाउंट जो है वो SBI में है इंडिया में. सो दिस इज़ हाउ दीज ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट. अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर हो रहा है. हमने देखा कि US फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट और उनको ऊपर नीचे करने की वजह से बहुत ज़्यादा डॉलर का आउटफ्लो हुआ है. कैपिटल आउटफ्लो इंडिया से भी बहुत ज़्यादा हुआ है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट, हम डिफरेंट जो दूसरे देश हैं जिनके साथ ट्रेडिंग, जो डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते, जैसे रशिया, उनको लगता है वो डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते, वो उस अमेरिकन हेजमनी के पार्ट नहीं बनना चाहते. तो उसमें ये काम आएगा, रुपये के डिप्रिसिएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, एंड इट विल हेल्प द प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड. और जाहिर सी बात है, जैसे ही रुपी होगा तो हमारे यहाँ ट्रेड बढ़ेगा, और जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी का, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, ग्रेजुअली दैट विल ऑल्सो कम डाउन इन दिस. एंड जाहिर सी बात है, जब ये होगा तो हमारे में लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, लोगों का इंडियन रुपी में इंटरेस्ट बढ़ेगा. दिस इज़ दिस. इसमें जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, दिस हैज़ वर्कड वेल ऑन इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू, लेकिन इससे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इम्पॉर्टेंट अभी यह है कि हमें जियोपॉलिटिकली अपने आप को बहुत अच्छे से पोजीशन करना है, हमें अपने आप को जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छे से पोजीशन करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इंडिया का इम्पॉर्टेंस समझते हुए रुपी को एज अ करेंसी, एज अ ट्रांजैक्शन करेंसी एक्सेप्ट कर सकें. और हम कोशिश करें कि हम वो जो US डॉलर का जो एक मोनोपोली सी चल रही है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, उसको जो है चैलेंज कर सकें, उसको देख सकें. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ईयर वाज द गिग इकोनॉमी. अभी गिग इकोनॉमी क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है गिग इकोनॉमी. इसको एक काम करते हैं, इसको सिंपल वर्ड में लिख देते हैं. बस इसकी कहानी सिर्फ इतनी है कि ये जो भी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं
ऑन कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं टाइम ड्यूरेशन के लिए। एक टेम्प्रेरी एम्प्लॉय जो किसी प्रोजेक्ट या किसी वर्क के लिए एसोसिएट होता है, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है वो वहाँ से चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, क्योंकि अभी की पोजीशन में एज पर BCG, Boston Consulting Group, this number of freelancers in India is around 15 million, which is और ये कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ प्रोफेशनल्स की बात नहीं है, ये वर्कर्स भी हो सकते हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए किसी के साथ जुड़ते हैं, अपना काम करते हैं, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। दे कैन बी कारपेंटर्स, दे कैन बी पेंटर्स, एनीवन जो कहीं किसी जो काम कर रहा है, जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन वो किसी के साथ एज अ रेगुलर एम्प्लॉय अटैच्ड नहीं है, वो अपना काम करता है, उसका काम खत्म हुआ, पैसा लिया और गुड बाय। तो ये है। अब ये जो रिपोर्ट आई, ये जो दिस रिपोर्ट ऑफ इसमें क्या कहा गया, और नीति आयोग ने भी इस रिपोर्ट को, नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट है, दैट इज इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अब यहाँ पर इसने इस रिपोर्ट के मेजर एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये जो 15 मिलियन है, ये 2.35 करोड़, 1.5 करोड़ से ये बाय 2030 तक ये एक बहुत बड़ा नंबर होने वाला है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। एट 2021 में this was 7.7 million workers were engaged in the gig economy. Of course, यहाँ पर ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कोविड का इम्पैक्ट था, और ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। Now, this if we see, this is the 2.6% of the non-agricultural workforce and 1.5% of the total workforce in India, 1.5% of the total workforce in India. रिटेल, ट्रेड और सेल्स सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमें ये लोग देखने को मिल रहे हैं, which is 26.6 lakh people, which is a good number. 2.6 million in just sales and retail sector. That's a good number for a booming economy like India. Followed by transportation, finance, insurance, and manufacturing. So I've told you that they are everywhere. Now, this can serve up to 90 million jobs in they can serve up to 90 million jobs in the agriculture sector in India with a potential to long term की अगर हम एक अगर विजनरी बात करें तो this can add to 1.25% of the GDP in long term. Now that is something which is big, which is important, and which is significant when we eye the $5 trillion economy. When we eye the $5 trillion economy, this is something which is important. But there are certain issues जो कि नीति आयोग ने उठाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, क्योंकि इनके पास ना तो प्रोविडेंट फंड है, ना दूसरी सोशल सिक्योरिटी है, ना मेडिकल हैं, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ काम करते हैं, अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इनकी सोशल सिक्योरिटी का एक कंसर्न है फॉर दिस वर्कर्स, फॉर देयर फैमिली, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी उनकी जॉब सिक्योरिटी और इनकम। अब हाँ, इसमें एक चीज़ तो है कि आपको जॉब तो ठीक है मिल रहा है, काम मिल रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं है, उस काम की श्योरिटी नहीं है, वो काम रेगुलरली आपको नहीं मिल रहा है। देयर इज हो सकता है कि आपको साल में 10 महीने काम मिले, 2 महीने काम ना मिले, विच इज़ अ चैलेंज। सो ये जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी एक कंसर्न है। देयर आफ्टर स्किल मिसमैच, क्योंकि कई बार ये होता है कि जिसकी ज़रूरत होती है वो एग्जैक्टली नहीं मिल पाता है, तो एक स्किल मिसमैच हो जाता है। कई बार जो एम्प्लॉयर है उसको कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कम पे सेटिस्फाई होना पड़ता है। ये भी एक कंसर्न है इस गिग इकोनॉमी का। नंबर 4, अब एक यूनिक सी डिबेट इंडियन इकोनॉमी के अंदर शुरू हुई, जहां एक तरफ तो हम देखते हैं कि फूड ग्रेन के सेक्टर में, फूड ग्रेन्स में हमारे पास रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है, दिस इज गुड न्यूज़। ऑफ कोर्स जब यूक्रेन रशिया क्राइसिस है उस टाइम पीरियड में अगर इंडिया में रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो वो बेटर प्राइसेस में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। इकोनॉमी यहाँ पर इसलिए ट्रैप हो जाती है क्योंकि अगर इन केस इफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और उसका बेनिफिट फार्मर को नहीं मिला तो फार्मर नुकसान में है, और फार्मर को बेनिफिट देने के लिए अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फूड प्राइस में इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब कैसे ये फार्मर के बेनिफिट और फूड प्राइस के इन्फ्लेशन को बैलेंस किया जाए, ये एक हमारे आगे चैलेंज है। दिस कैन बी आस्क्ड, दिस आर ऑल बेसिकली, इफ आई कैन से, दिस आर 2022's
इकोनॉमिक इवेंट्स नहीं, ये ख़ास तौर पे हमारे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इंटरव्यू देने वाले हैं, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपको ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जा सकते हैं और इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी है। खैर आगे बढ़ें, तो ये क्या हुआ? इफ यू सी दिस इज 2022, सो ऑफ कोर्स हम 316 मिलियन टन्स तक पहुंचे हैं एंड दैट्स अ कंसिडरेबल। आप देखेंगे तो एक ग्रेजुअल हमने एक स्टडी इंक्रीज जो है वो यहाँ से इस तरीके से एक स्टडी इंक्रीज जो है हम देखते हैं एंड दिस इज फाइन, दिस इज टोटली फाइन। आप ये देख सकते हैं दिस इज द ग्राफ और ग्रेजुअली एक बहुत ही स्टडी मैनर में जो है ये बढ़ रहा है, विच इज गुड इवन इन द कोविड क्राइसिस, which is good, which is actually very remarkable in case when we talk about this in the COVID crisis. और हम अब 300 मिलियन टन के मार्क को ऑल्दो हमने 2020-21 में क्रॉस कर दिया था, बट 2021-22 में वी आर सपोज टू क्रॉस दिस एंड बट द क्वेश्चन इज कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कि क्यों फार्मर की इनकम में ट्रांसलेट नहीं हो रहा? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, फार्मर की इनकम में इसलिए उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, सीड, फर्टिलाइजर, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों का प्राइस, ये जो इनपुट्स हैं, एनर्जी का कॉस्ट जो है वो हमारे यहाँ ग्रेजुअली बढ़ रहा है और ये जो राइज इन इनपुट है इट इज मोर देन द राइज इन आउटपुट्स। जो प्राइस राइज इनपुट में हुआ है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द राइज इन आउटपुट्स। फाइन, सो this is unremunerative, this is progressively unremunerative for farming। तो वो एक उनका डैमेज हो रहा है, एक नुकसान हो रहा है। और जो नॉन फार्म मेथड्स है जिसकी वजह से किसान क्योंकि जाहिर सी बात है इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज समथिंग। तो फार्मर क्या करता है, अपना एक ऑल्टरनेट हमेशा रखता है, एटलीस्ट मोस्टली रखते हैं कि खेती करेंगे, बाकी दिन मजदूरी कर लेंगे, काम कर लेंगे, ऑल्टरनेट बिजनेस डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन कोविड की वजह से पिछले कुछ सालों में ये जो ऑल्टरनेट किसान का था, ये ऑल्टरनेट बिजनेस जो है या ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका नहीं मिल पा रहा है। दैट इज वाई उसकी यहाँ पर भी इनकम कम हुई है। तो यहाँ कंपैरेटिवली इनकम कम हुई और यहाँ पर तो इनकम जो है ऑल्टरनेट इनकम बन ही नहीं पा रही है। दिस इज द रीजन दैट दिस इज नॉट हैपनिंग। अब वाई देयर इज द रीजन कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फार्मर्स बार बार कह रहे हैं कि हमें जो है एक लीगल बैकिंग चाहिए एमएसपी को लेके। इसको लेके काफ़ी कुछ हो चुका है पिछले कुछ सालों में और सवाल ये है कि क्या एमएसपी को गारंटीड कर देना चाहिए। नाउ हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन रीजन, यू नो, बिकॉज ऑफ देयर आर मल्टीपल रीजन्स टू दैट। हमको सबसे बड़ा जो डर है वो यही है कि ऐसा ना हो कि जिन क्रॉप्स पे एमएसपी मिले और जिन क्रॉप्स पे एमएसपी ना मिले। अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो ये हो सकता है कि जिन क्रॉप्स पे एमएसपी डिक्लेयर नहीं हो रहा है वो प्रोडक्शन उनका बिल्कुल नीचे चला जाए और जिन पे मिल रहा है सारा प्रोडक्शन उस तरफ आ जाए, बम्पर क्रॉपिंग हो जाए और हम उस हाई प्रोडक्शन और कंपैरेटिव डिमांड को बैलेंस ना कर पाए। और ये भी हो सकता है कि अगर एमएसपी की गारंटी हो जाएगी और प्राइस ऊपर ले जाना पड़ा तो इन्फ्लेशन पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। सर देयर आर सर्टेन myth कि very few farmers benefit from MSP। नहीं, there's a good number of farmers। ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से जो है सिर्फ लार्ज और स्मॉल और मार्जिनल, सिर्फ लार्ज फार्मर्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, स्मॉल और मार्जिनल नहीं उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ MSP है, जिन जिन स्टेट्स में MSP मिल रहा है, वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में नहीं मिल रहा है, वो मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है, वो बाकी जगह भी मिल रहा है और किसान वहाँ पर डेफिनेटली इस एमएसपी का फायदा उठा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, बस्टिंग द मिथ्स, द फिगर जो है वो ओनली फॉर द डायरेक्ट बेनिफिट्स। अब ये 6% का जो फिगर मार्केट में और न्यूज़ में जो चल रहा होता है, वो 6% का फिगर पता है किसके लिए? वो सिर्फ सेल्स ऑफ राइस एंड वीट की जब हम बात करते हैं। अब इसको यहाँ समझना होगा थोड़ा सा, विल टेक अ हॉल्ट एंड विल अंडरस्टैंड दिस।
यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो 6% है ना, ये सिर्फ राइस और वीट की बात है। गवर्नमेंट 22 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी डिक्लेयर करती है। 2 क्रॉप्स का एमएसपी जो है वो इन 22 में से 2 क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और गन्ने को लेके जो है वो एफआरपी डिक्लेयर करती है। नाउ दैट्स अ बिग नंबर। सिर्फ ये जो 6% है ये राइस और वीट के लिए है। बाकी क्रॉप्स के लिए भी, दो नॉट ऑन दैट स्केल, लेकिन एमएसपी ऑपरेशनल है, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशनल है, वो डेटा इसमें जनरली नहीं होता। दैट एंड वी आर रेफरिंग टू दिस 2016 रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 6% है, एक्चुअली 6 + 6 12 हो जाता है। अगर आप इनको सम अप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 12 हो जाता है। बस दिस इज द प्रॉब्लम विद द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ, because we people are being flooded with information, and one thing that we have to do is we don't have to go for validity। मतलब हम नहीं करते, हम इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करते। सिर्फ कोई कह देता है कि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिला, नहीं सर, ये तो 2012-13 की बात है, ये पुराना फिगर है। या आज से 10 साल पहले 12% किसान जो है वो एमएसपी का फायदा उठा रहा था, एंड डेफिनेटली नाउ द फिगर इज हाई। देन द डेटा जो है वो अक्रॉस इंडिया जो है इसका, यू नो, दिस इज समथिंग व्हिच इज अवेलेबल फ्रॉम द होल कंट्री। तो ये एक बड़ा फिगर है। अगर आप परसेंटेज में कहेंगे तो ठीक है सर 12%, लेकिन उसका अगर आप एक्चुअल नंबर देखेंगे तो दैट इज समथिंग important, and that is something big. Now I won't say कि everything, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे, so percentage of farmer who are growing, 52% of the total farmers, 52% of the total farmers, 52% of the total farmers are growing wheat, 39 are doing this. Farmers with marketable surplus, marketable surplus वो surplus है, marketable surplus वो surplus है, वो प्रोड्यूस का हिस्सा है जो एक्चुअली उसके पास अवेलेबल है अपनी ज़रूरतें, अपने सीड रिक्वायरमेंट, फैमिली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद जो वैल्यू बच रही है, जो प्रोड्यूस बच रहा है, वो उसका मार्केटेबल सरप्लस है। इंडिया में आज से 10 साल पहले की भी अगर बात है तो 45% किसान ही जो गेहूं उगा रहा है या जो चावल उगा रहा है, उसका 45%, जो गेहूं उगा रहा है उसका 37% किसान ही जो है उसके पास मार्केटेबल सरप्लस है। उसमें से फार्मर सेलिंग टू एजेंसीज एज अ परसेंटेज ऑफ दोज हु सोल्ड, फाइन, तो वो है, और दोज हु ग्रू 6% है। तो मार्केट, हमें तो काम, अगर एक्चुअली काम करना है तो हमें इस परसेंटेज को बढ़ाना होगा, हमें इस परसेंटेज को, तो खैर ये तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर है, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटेबल सरप्लस को बढ़ाना होगा। दैट कैन बी योर सोल्यूशन, बिकॉज इन इंटरव्यू आई एम मोर फोकसिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू आवर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू दिस ईयर। ठीक है, give them solution. So marketable surplus, what is marketable surplus? The produce that is left with the farmer, the produce that is left with the farmer after their needs, family needs, seed requirements and otherwise, which is actually which is available to them. What is marketed surplus? Marketed surplus is what he actually sells. So marketable surplus और marketed surplus में भी difference है। Okay. This is, you can see, small and marginal farmer. ये राइस वीट नो डाउट इसका कॉम्बो है। ये क्रॉप रोटेशन में हमारे यहाँ चल रहा है, स्टेट वाइज ये डेटा अवेलेबल है NSSO का। नाउ विल टॉक अबाउट द फिफ्थ, नॉट एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये जो हमने टॉप 10 हमने करा है, ये कोई रैंक वाइज नहीं है, सिग्निफिकेंस हर किसी का बराबर है अपने अपने सेक्टर में। तो दिस इज नॉट सम रैंकिंग, बट यस, इंडियाज डिजिटल करेंसी ई-रूपी, दिस, अगर ये तो बातें यहाँ लिखी हुई हैं, बेसिकली ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, देयर आर वेरियस अदर वीडियोज ओवर दिस एंड आप रेफर कर सकते हो, बट बेसिकली ये क्या है? ये एक कॉन्टैक्टलेस मेथड है फॉर डिजिटल पेमेंट। इसमें कोई मनी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी बैकिंग है, इट इज़ बैक्ड बाय रुपी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ई-रूपी की ये है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, हियर इट इज बैक्ड बाय रुपी, इट इज बैक्ड बाय रुपी। इसके लिए देर इज नो नीड ऑफ अ कार्ड, नो नीड ऑफ डिजिटल पेमेंट ऐप, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस, कुछ नहीं। दिस इज एन SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर।
QR कोड बेस्ड है, SMS स्ट्रिंग बेस्ड है, विच इज डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ द यूजर। ठीक है, स्पॉन्सर ऑफ द सर्विसेज और बेनिफिशियरीज को डिजिटल मोड में कनेक्ट करता है विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस। जैसा कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कार्ड नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रीपेड है, मतलब पहले आपको पेमेंट करना है, फिर आपका ट्रांजैक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा सिंपल वे में। जैसे पहले आप अपने जो पेमेंट वॉलेट है, पहले आप उसमें पेमेंट वॉलेट में पैसा डालते हैं, जैसे हम फास्टैग यूज़ करते हैं तो फास्टैग को रिचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट होता है। अब जैसे फास्टैग समथिंग लाइक आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक RFID है, फास्टैग है, उनके बीच कुछ नहीं, एक कनेक्शन हुआ, आपके पास SMS आ गया, और लेकिन आपने उसको पहले रिचार्ज किया। सेम थिंग यहाँ पर एक प्रिंसिपल पे वो काम करेगा। एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजिटल करेंसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बैक्ड बाय इंडियन रुपी एज द अंडरलाइंग एसेट। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, इसका फ़ायदा जो है आपको प्रीलिम्स में मिलेगा फॉर श्योर। मतलब बड़ी गट वाली फीलिंग है दैट दिस कैन बी अ पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चन दिस ईयर 2023 प्रीलिम्स में। ठीक है, नाउ it the specificity of its purposes makes it different to a virtual currency और voucher closed voucher based payment system। मतलब यहाँ पर virtual currency नहीं है, digital currency है, closed system है। and कोशिश ये की है कि ये breach ना हो, hacking ना हो, सारी चीज़ें इसमें वैलिड है, इसीलिए इसको कहीं पर भी आप देखेंगे कि बेसिकली सिर्फ एक SMS बेस्ड इसको सिस्टम स्ट्रिंग को जो है ट्रिगर किया गया है। किसके लिए यूज़ हो सकता है? वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज़ हो सकता है, डे टू डे पेमेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, गिफ्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है। एस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ये हैं कि फर्दर जो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जो हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, जो हम लेस कैश इकोनॉमी की बात करते हैं, डेफिनेटली दिस कैन बी a booster for that cashless economy. Now it can increase the cash to GDP ratio because अल्टीमेटली ई-रूपी भी तो एक तरीके का कैश है जो सर्कुलेट कहाँ हो रहा है? इकोनॉमी में। तो जो हमारा करेंसी टू जीडीपी रेशियो है that can increase and it can also counter, बेसिकली जो हमारा पर्पस था इसको लाने का was to counter the cryptocurrencies और एंटी जो कि जनरली गलत कामों में यूज़ हो रहा था, एक्चुअली हो रहा था, there were multiple incidents। और यहाँ पर जो है आम लोग, क्योंकि इंडिया में अभी भी डिजिटल करेंसी जो है वो या डिजिटल लिटरेसी, इंडिया में अभी भी डिजिटल लिटरेसी उस लेवल पे नहीं है। तो हो सकता है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया जाता या क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस इंडिया में बढ़ जाता तो लोग ऑलरेडी आज के टाइम पे यूपीआई और इसको लेके इतने साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतने ई-बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं। इमेजिन अगर ऐसा कुछ आ जाता तो शायद हमारी जो आम पब्लिक है वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती, और ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती इस तरीके के एक्ट्स के। सो दिस इज़ वन थिंग। देन central bank digital currency might also cushion okay, this is done। concern with the system is कि the beneficiary not required to disclose their identity, or these vouchers are also likely to claim by the other people। तो ये एक concern है। इसको लॉन्च करने से पहले सारा फील्ड वर्क, सारी रिसर्च जो है वो कर ली गई है। एंड कोशिश यही रहेगी कि इसका कोई मिसयूज ना हो। नाउ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, यस, लॉजिस्टिक्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके 2023 में होने वाला इंटरव्यू, 2023 में होने वाला प्रीलिम्स और 2023 में होने वाला मेंस, तीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल रहने वाला है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को जब अनाउंस किया गया सितंबर में, सो इट एम्ड एट ईजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आई विल डायरेक्टली कम टू दिस फिगर, देन विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। द प्रॉब्लम इज दिस, जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, टोटल कॉस्ट में जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है अभी वो 13 to 14% है, विच इज़ कंसिडरेबली हायर देन द डेवलप्ड नेशंस। हमारा टारगेट ये है कि हमें इसे एटलीस्ट हाफ तो करना है।
ठीक है, एंड दैट वाज द फोकस ऑफ दिस एनएलपी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022। गोल क्या है? इज टू मेक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री मोर एफिशिएंट। हमें क्या बढ़ानी है? हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, एंड मेक इंडियन प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। जाहिर सी बात है, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो टोटल कॉस्ट है वो 6-7-8% से नीचे आ जाएगा, डेफिनेटली योर प्रोडक्ट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, दैट कैन लीड टू अ फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा, कार्बन एमिशन बचेगा। दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ पेट्रोल नहीं बच रहा है। अगर आपकी हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं तो उसमें अगर आप 14 घंटे की जर्नी 6 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, या 12 घंटे की जर्नी आप 6 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपने 6 घंटे गाड़ी कम चलाई, 6 घंटे आपने एमिशन कम किया। That is also the saving of fuel and environment and time as well. So this is the thing. Okay. यहाँ पर इस NLP में, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में, चार बेसिक चीज़ें हैं। नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ द डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम मतलब इंटीग्रेट करना है रोडवेज, रेलवेज, एविएशन, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इन सारी चीज़ों को, जो डिफरेंट सिस्टम है, अलग अलग हैं, अभी अलग अलग काम कर रहे हैं, इन सबको डिजिटली इंटीग्रेट करना है। देन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, दैट इज यूलिप, इसको शॉर्टर एंड स्मूथर कार्गो मूवमेंट्स, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट की, लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, तो कार्गो मूवमेंट को हमको ईज आउट करना होगा। कार्गो मूवमेंट को जो है हमें और उसकी इंफॉर्मेशन जो है रियल टाइम बेसिस पे कॉन्फिडेंशियली, ऐसा भी नहीं होना कोई कंसाइनमेंट है तो पब्लिक डोमेन में पता चला इसका कंसाइनमेंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसके साथ गलत हो गया बेचारे के साथ, तो ये इसमें रियल टाइम अपडेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी की भी ज़रूरत है। सो दिस इज़ वन थिंग। देन दिस इज़ NICDC, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और डेटा बैंक प्रोजेक्ट जो है इसको लेवरेज किया गया है। देन ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, E-log, सो लॉजिस्टिक्स को ईज आउट करना है, एंड सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप विच विल मॉनिटर ऑल। सो बेसिकली कोशिश ये की गई है, इस सब का समरी ये है कि जितने भी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको एक मॉनिटरिंग हो, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन बन सके। और उसके लिए दिस इज़ द PM गति शक्ति स्कीम, और ये एक फिनोमिनल स्कीम है यार। ये अगर इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो गई, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोडवेज का, रेलवेज का नक्शा बदल जाएगा। एंड दिस इज व्हाट विजन इज द PM गति शक्ति स्कीम। सागरमाला, भारतमाला, यू हैव रेड लॉट अबाउट दिस, आई नो। और बेसिकली जो जितनी भी लॉजिस्टिक को रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मार्केट प्लेस है, सब चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। वैल्यू ऑफ इवन NMP को जो है, NIP को जो है इसमें मर्ज किया गया। PM गति शक्ति की वैल्यू 110 लाख करोड़ रुपीस। मल्टी मॉडल है, सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं हो रही है, हर चीज़ को इंटीग्रेट करना है, डिजिटल इंटीग्रेशन करना है। बहुत सी इसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, और लगभग 16 मिनिस्ट्रीज़ को जो है इसमें एक अम्ब्रेला के तहत लाके कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट किया जा रहा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू विल गेट ए क्वेश्चन। उसके अलावा वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान, जो NLP के स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उसकी हम बात करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, जहां हम पेपरलेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वी हैड मेड द ई-संचित पोर्टल, प्रीलिम्स वालों देख लो ध्यान से, आ जाएगा। फेसलेस इवैल्यूएशन इन कस्टम्स हैव बीन implemented. Now this is something, E-way bill, ये GST से रिलेटेड है, फास्टैग यूज़ कर ही रहे होगे। सो दिस इज समथिंग। और अगर ये जो हमारा टारगेट है कि 2024-25 तक इंडिया को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लेवल पे लेके जाना है, ट्रस्ट मी, एक ऐसी चीज़ जो सबको बदल देगी, एंड दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस वन, लॉजिस्टिक्स को अगर हम, लॉजिस्टिक्स में सब आ गया, सारी चीज़ें आ गई, फाइन। तो अगर हम लॉजिस्टिक्स को ठीक से कर लेंगे, उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे, तो जो हमारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, दैट इज़ समथिंग विच वी विल इम्प्रूव। और सारे सेक्टर्स, एक सेक्टर डेवलप नहीं होगा, इससे सारे सेक्टर्स डेवलप होंगे, वेदर बी इट मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट बी ऑटोमोबाइल, वेदर इट बी एनीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, सब चीज़ बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, बिजनेसेस को ज़्यादा फ़ायदा होगा, कंज्यूमर के हाथ में, क्योंकि जब बिजनेसेस को फ़ायदा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो वेजेस में ट्रांसलेट होगा,
जब वो वेजेस में ट्रांसलेट होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ऑल्दो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में इमीडिएट रिजल्ट्स शायद ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिजल्ट्स इसके बहुत पॉजिटिव होंगे। एंड आई कोट road transport minister, because I was listening to one of his speech and he said that American roads are not good because America is developed. America is developed because American roads are good. And with this vision he started this development, and that's a very positive approach. You know, economy में infrastructure खास तौर पे road transport infrastructure, logistic infrastructure का अच्छा होना एक अच्छा सिंबल है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड उसका इम्पैक्ट दिखता है और उसका इम्पैक्ट रहता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब बात करते हैं यूएस के मॉनेटरी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट की। ओके, अब ये क्या हुआ दैट इंडिया इज अमंग फ्यू कंट्रीज जिसको यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से, जो उनकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उससे हटा दिया है। इसके अलावा उन्होंने इटली, मैक्सिको, वियतनाम, थाईलैंड को भी, इनकी करेंसीज को भी हटा दिया। अब सवाल ये है कि सर ये होता क्या है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में पब्लिश होती है, रिपोर्ट प्रेजेंट होती है, सेमी एनुअल रिपोर्ट है। और 2022 के जो जून 2022 में जो क्वार्टर ख़त्म हुआ उसके हिसाब से अ कंट्री ऑन द यूएस मॉनिटरिंग लिस्ट, अगर कोई कंट्री की करेंसी इस मॉनिटरिंग लिस्ट में है, वो माना यह जाता है कि वो कंट्री की करेंसी जो है वो करेंसी मैनिपुलेटर है एंड इट इज एंगेज्ड इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, so the report states that economies meet that 2 or 3 criteria in the 2025 act are placed on the list. ठीक है, basically on once on the list, अगर उनका परफॉर्मेंस, और वो अगले 2 लिस्ट तक वहाँ रहती है, 2 रिव्यू तक वहाँ रहती है, अगर उनके वो ये देखते हैं कि क्या इनका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हुआ है कि नहीं, क्या इनका परफॉर्मेंस ठीक हुआ है कि नहीं, एंड दिस इज डन। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो करेंसी मैनिपुलेटर क्या है, कमिंग टू द जीस्ट, दिस इज अ डेजिग्नेशन बाय द यूएस गवर्नमेंट जो करेंसी अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस करती हैं बाय डेलिबरेटली, या तो अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया होगा इन ऑर्डर टू अगेंस्ट डॉलर फॉर ट्रेड एडवांटेज। you know what happens when currency devaluation happens, and जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, और जब कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो आगे चल के जो है वो लोअर द वैल्यू ऑफ करेंसी, और अल्टीमेटली वो उन्होंने अमेरिकन्स ने इसे अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस कहा है। अभी कौन कौन सी करेंसीज वहाँ पर हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हम वहाँ नहीं है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, ये कंट्रीज जो हैं उनकी मॉनिटरिंग लिस्ट में है। वाई इंडिया वाज रिमूव्ड? सो इंडिया met one of the criteria, that is the trade surplus criteria. We have met that. US had placed India on a watch list of currency because of its significant bilateral trade surplus. Okay, or India is the 4th with 569.9 billion, the 4th largest foreign reserve exchange after China, Japan and Switzerland. So तो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होगा, जैसे जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, रिकवरी इज एक्सपेक्टेड। देन दिस वाज इन न्यूज़, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट, एंड और ये फिर वही कह रहा हूँ, ये वाला जो है नंबर 8, ये आपको कहीं पर भी दिख सकता है। ये आपको रिसेशन वाली जो चीज़ है ना, रिसेशन पे आ सकता है। फेड रिजर्व जो फेड रेट्स हैं, फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन वहाँ पे है, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हैं, कि हर कोई करता है, दिस इज़ अ नॉर्मल जनरल इकोनॉमिक प्रैक्टिस। लेकिन ये है क्या? नो डाउट दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन यूएस, एंड ऑफ कोर्स यूएस इकोनॉमी में अगर इम्पॉर्टेंट है तो दिस इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। इसको इस्टेब्लिश किया था फेडरल रिजर्व एक्ट 1913 बाय वुड्रो विल्सन। पबैड वाले कमेंट करो, हु इज़ वुड्रो विल्सन? फाइन। सो दिस सिस्टम, जहाँ पर 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स हैं,
फॉर यूएस के जो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे उन्होंने उसको किया, डिवाइड कर रखा है। और ये नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे बेसिकली आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, वहाँ का आरबीआई, सिंपल टर्म्स में यहाँ का आरबीआई, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है अमेरिका के हिसाब से अलग है। जो काम आरबीआई हमारे यहाँ करता है वो ही काम ये वहाँ कर रहा है, वेदर इट इज़ सुपरवाइजिंग, वेदर इट इज़ रेगुलेटिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, सिस्टम स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, नेशनल पेमेंट सिस्टम को ठीक से ऑपरेट करने की बात करता है, डिपॉजिटरी है यूएस गवर्नमेंट और फॉरेन ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है फाइनेंशियल सर्विसेज देना। जो काम हमारे यहाँ आरबीआई करता है वही काम यूएस फेडरल रिजर्व वहाँ करता है, सिंपल सी चीज़ है। अब इन्होंने बढ़ाया क्यों? जाहिर सी बात है सर, इंटरेस्ट रेट तो इसलिए बढ़ाया क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा था। इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा था। टू कॉम्बैट दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? यूक्रेन एंड रशिया और कोविड-19 का इम्पैक्ट था, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग हब्स का शटडाउन था, तो काफ़ी चीज़ें थी। और अभी भी ये खतरा टला नहीं है, ना कोविड का खतरा टला है, ना कोविड से होने वाले इकोनॉमिक स्लो डाउन का खतरा टला है। सो वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल एट इंडिविजुअल लेवल। मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक लेवल पे तो केयरफुल होना ही है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इन वजह से जो है यूएस में इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए दे आर राइजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। फाइन, अब ये कैसे काम करता है? सो नाउ दिस साइकिल्स, यू नो दिस, जैसे प्राइमरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? टू नो कंट्रोल द इन्फ्लेशन। सो जैसे ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे क्या होगा? इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव टू बोरो, सो they are less inclined to buy goods and services, and business have a distinct to borrow funds and expand and buy equipment to invest in new projects. तो ये एक साइकिल चलता है। लोन्स महंगे हो जाते हैं तो डिमांड को कम करते हैं, डिमांड कम होती है तो प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से दिस ब्रिंग्स अ रन अवे इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल होता है, इवन दो द लिंकेजेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टू इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर नॉट डायरेक्ट। लेकिन इस तरीके के यस एम्प्लॉयमेंट और उस चीज़ में डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं डालता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो होगा क्या? हायर रिटर्न्स। अब उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो यूएस डेट मार्केट में जो है ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जैसे ही यूएस डेट मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा मीन्स यू नो there is a high rate signal by Fed would also mean lower impetus to growth in US, which yet be negative news for global growth. जब रियल एस्टेट क्राइसिस और चाइना में जो है चल रहा है, so that is something, और is not affects not only US इकोनॉमी। क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, वो कहेंगे कि हम US फेडरल रिजर्व अपने बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो दुनिया भर में अमेरिकन डॉलर पार्क है इन द फॉर्म ऑफ FII, वो FPI, वो बहुत तेज़ी से निकलता है। हमारे यहाँ आप ग्रेजुअली दिसंबर एंड तक न्यूज़ देखेंगे कि इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो चुका है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि वहाँ पर अब जाहिर सी बात है यहाँ रिस्क है, रिसेशन आने का खतरा है, सारी चीज़ें हैं, कोविड है, नया स्ट्रेन आ गया है, द मल्टीपल थिंग्स। और उसके बाद वहाँ उनको लग रहा है ठीक है गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, फेडरल रिजर्व के बॉन्ड्स हैं, वहाँ पार्क कर देते हैं अपना पैसा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ मोर। सो देयर इज एंड आई गेस बाय द एंड ऑफ दिसंबर और मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी यू विल सी अ न्यूज़ जो ये कह रही होगी कि इंडिया से जो कैपिटल आउटफ्लो है, FPI आउटफ्लो है, वो बढ़ गया है और वो बढ़ेगा, वो दैट इज बाउंड टू हैपन एंड दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स अदर इकोनॉमी। यस, सो इसकी वजह से क्या होगा? डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, रुपए की फॉल करेगी, इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि रुपये का डेप्रिसिएशन होगा तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट महंगा होगा। लेकिन IT और IT इनेबल्ड IT ये सर्विसेज की वजह से जो है डॉलर स्ट्रॉन्ग होने का कुछ जो है सम एक्सटेंट, बट हमारा प्रॉब्लम हमारा इंपोर्ट बिल है और उस इंपोर्ट बिल पे असर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट्स पर डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट जो अभी हमारा अच्छा चल रहा है, ऑल दो 60,000 62,000 के आसपास है, ग्रेजुअली उसमें इम्पैक्ट दिखेगा आने वाले टाइम पर, चांसेस हैं, बट वो इम्पैक्ट एज फार एज आई अंडरस्टैंड दैट इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी टाइम, ग्रेजुअली पिकअप कर लेगा। अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट दिस ईयर। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, यस,
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का डेटा ये कहता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ फॉलन टू 40%, ऑलरेडी 47% से और 40% पे आ गया, विच इज़ नॉट गुड. अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन यू नो वेल, व्हेन पर्सन who is willing to work and not able to find the job. When a person is willing to work and not able to find the job, this is the problem. NSO report says that urban rate in India, the urban it decreased from 10.3% to 8.7% in October-December 2021 में जो था which is ठीक है, but अभी भी 8% जो है ज़्यादा है. What is LFPR? This you know. What is LFPR? LFPR, it's the labor force who are, ये important है आपके prelims के लिए, ये आ जाएगा. LFPR इस बार prelims में आने के chances हैं. So either are employed or unemployed and are willing to work and actively looking for job. Important हमारे यहाँ ये है कि जब हम unemployment की definition की बात करते हैं तो unemployment में उन लोगों को consider किया जाता है जो काम करना चाह रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा. जो काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहे, उनको काउंट नहीं किया जाता. जो those who are actively looking for job and are not अक्टूबर 2022 में CMI का डेटा रिलीज हुआ, विच इज़ 15 ईयर्स प्लस के लिए अर्बन एरियाज में 9.8 से 7.2% आ गया है, विच इज़ ठीक है. फीमेल्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ 9.4%, फॉर मेल्स इट इज़ 6.6%. छत्तीसगढ़ में लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 0.1% और जॉबलेस रेट इंक्रीज हो चुका है 8.3% अगस्त 2022 में. सो थोड़े से परेशान करने वाले फिगर्स डेफिनेटली हैं ये, कांट डिनाई दिस. आपसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के रीजंस जो है इनिशिएटिव्स की अगर हम बात कर लेते हैं, बिकॉज कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यू नो वेरी वेल, बिकॉज आई बिलीव बिकॉज here I am targeting those who are appearing for interview and who are going to write prelims this year. Causes of unemployment here very well. Then also I'll speak it for once. हमारे यहाँ पॉपुलेशन, सबसे बड़ा परसेंटेज हमारा पॉपुलेशन का है. फिर स्किल्स हैं नीचे हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो नीचे है. आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो ग्रेजुअली नीचे आता जा रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्लो डाउन बिकॉज ऑफ ग्लोबल इशूज, दैट्स अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर. ट्रेनिंग, एजुकेशन, सोशल कन्वेंशंस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोकती हैं. लेकिन पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स, दिस आर लाइक द मेन थिंग्स यू कैन से. गवर्नमेंट क्या कर रही है? 1980 से हम देख रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, 1980 से हम देख रहे हैं for IRDP, it's a long story. Then Manrega, yes, this is social security. Then Startup India scheme, it was there. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Stand Up India scheme, National Skill Development Mission. और इसके अलावा भी और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग जो है वो यूज़ कर रही है इन दिस in order to make sure the employment is made available. So this is, and last, bank recapitalization. इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है in the interview or in the prelims. Take a good care of this topic. And what is bank recapitalization? सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है. बैंक रिकैपिटलाइजेशन मीन्स जो स्टेट रन बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक्स हैं, उनमें और कैपिटल डालना और कैपिटल इन्फ्यूज़ करना सो दैट दे कैन मीट द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. बेसल 3 नॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, बेसल नॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो वो है. और बेसल नॉर्म्स आपने पढ़ा होगा, वो ये कहते हैं कि द बैंक्स हैव टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व्स. हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे स्टेट रन बैंक्स की है वो है NPAs की. यू नो NPAs, और NPAs में क्वेश्चन अगर आएगा इससे प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसका शेयर ज़्यादा है. स्टेट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसका NPA सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय प्राइवेट बैंक्स, फॉलोड बाय फॉरेन बैंक्स. तो ये 3 कैटेगरी हैं, ठीक है. सो ऑफ कोर्स उनको रिकैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उनका NPA वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुका है. बिकॉज ऑफ दिस बैंक रिकैपिटलाइजेशन इज़ क्रिटिकल टू द रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी. ओके, नाउ व्हेन हाउ दिस इज़ डन. सो गवर्नमेंट जो कि सब ऑफ कोर्स जितने भी बैंक्स हैं उसमें सबसे बड़ी शेयर होल्डर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो स्टेट रन बैंक्स हैं, उसमें सबसे बड़ी शेयर होल्डर सरकार है. तो सरकार या तो और शेयर खरीद लेगी
बैंक से या नए बॉन्ड्स इशू कर सकती है। बॉन्ड्स इशू करती है जिसको which are subscribed by the bank and the money is collected by the government goes to the bank in form of equity capital. So बैंक से खरीदेंगे, बैंक कोई पैसा देंगे, and the money invested in bank in recapitalization bond is an investment. ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट अगर प्रीलिम्स 2023 में दिख जाए तो हैरान मत होना। yes. हैरान मत होना अगर ये स्टेटमेंट तुम्हें प्रीलिम्स 2023 में दिख जाए। गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स को इस पे 6 to 8% इन अ ईयर, विच इज़ गुड, एंड इंटरेस्ट दैट द गवर्नमेंट पेज आउट इज आउट ऑफ द एनुअल बजट, अपने बजट से गवर्नमेंट देगी ताकि सरकारी बैंकों का जो कैपिटल है वो अब ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन ना हो। प्रेजेंटली अगर हम बात करें कि वैल्यूएशन ऑफ दीज बैंक्स इम्प्रूवमेंट्स, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके कंपैरिजन में इनका जो परफॉर्मेंस है, जो वैल्यूएशन है कहना चाहिए, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इनके पास दे हैव गुड कैपिटल बट इम्प्रूवमेंट है। और शेयर, इनके पास प्रॉब्लम क्या है, ये और शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो गवर्नमेंट का 51% पब्लिक ओनरशिप वाली जो बात है, स्टेट ओनरशिप वाली जो बात है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाएगी, इसलिए ये नहीं कर सकते। बेनिफिट्स क्या होगा? अज्यूमिंग दैट 700 to 750 बिलियन इज अवेलेबल टू द बैंक, दिस इज इन रुपीज नॉट इन डॉलर्स। सो बैंक जो है एडिशनल लोन इशू कर सकता है जैसे ही ग्रोथ जो है वो रिकवर हो जाएगी। द गवर्नमेंट कैन ग्रेजुअली कन्वर्ट दिस recapitalization bond into government securities and sell them. Now this is again a potential prelims statement, आ जाएगा, दिख जाएगा, हैरान मत होना, चांसेस हैं। Okay. Now, capital shortage in the face of rising NPA. अब जाहिर सी बात है, बैंक्स का NPA बढ़ेगा तो उनका कैपिटल क्या होगा? उनका कैपिटल नीचे आएगा, एंड दिस रिजल्टेड इन अ वाइडर गैप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वेटेड एवरेज लेंडिंग और डिपॉजिट रेट्स, इन सारी चीज़ों में कमी आती है। सो मोर इफेक्टिव अगर रिकैपिटलाइजेशन होगा, उसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए दैट इट शुड ट्रांसमिट और इट शुड ट्रांसफॉर्म, इट शुड कन्वर्ट इनटू अ मोर कहना चाहिए इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ दिस। रिकैपिटलाइजेशन वुड इंप्रूव ऑफ कोर्स रिस्क एपेटाइट, क्रेडिट कंडीशंस जो है वो इजी हो जाएगी, एंड शेयर प्राइसेस, जाहिर सी बात है अगर ऐसा होगा तो बैंक के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, जिससे उनका वैल्यूएशन जो है मार्केट कैपिटल जो है वो उनका बढ़ेगा। फिस्कल इम्प्लीकेशन क्या होगा? हाँ, अब जाहिर सी बात है दिस वुड डेफिनेटली इंक्रीज द गवर्नमेंट्स की डेट लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, विच इज़ 0.8% ऑफ GDP, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, जाहिर सी बात है सरकार अगर बॉन्ड्स दे रही है या इंटरेस्ट जो भी कर रही है वो बॉन्ड्स से पैसा उठा रही है, लाइबिलिटी तो बढ़ेगी, लाइबिलिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट पे, एंड दिस इज बिकॉज these recapitalization will be cash neutral. So the government, however, is assured that it would not have any substantial impact on the fiscal deficit. लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बैंक रिकैपिटलाइजेशन में जो बॉन्ड्स इशू होंगे वो फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट डालेंगे? नहीं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ये कैश न्यूट्रल है। ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में दिख जाएगा, हैरान नहीं होना, अच्छे से करना, सही करना, फाइन। अब इंटरव्यू वाले को लिए पूछा जा सकता है कि भैया क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले बैंक्स को, सॉल्यूशन किसका? एनपीएस का, फाइन। लोन्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, बैड डेट को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। नरसिम्हन कमीशन, यस, सेकेंड नरसिम्हन कमीशन, उसके जो रिकमेंडेशन है, जो शेयर होल्डिंग है उसको 33% पे लाना है। कंसोलिडेशन 3 to 4 लार्ज इंटरनेशनल बैंक्स एंड 8 to 10, तो वो बैंक्स का मर्जिंग, ऑल्दो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, और बैंक्स को ये फ्रीडम देना पड़ेगा। हमको एक बात समझनी होगी, हमें बैंक्स को ये फ्रीडम देना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट के अलावा, जो आपका एक फंडिंग सोर्स है हम मानते हैं, लेकिन बैंक्स को हमें ये भी फ्रीडम देना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट के अलावा कहीं और से भी अपना फंड्स जनरेट कर सके, फंड्स रेज कर सकें, जिससे बैंक्स को होगी आसानी। सो ये थी वो टॉप 10 इंडियन इकोनॉमी की टॉपिक्स, न्यूज़, जो इस साल 2022 में
जिन्होंने which grabbed a lot of space in the newspapers and magazine. This is for them, and all the very best to all of you, those who are appearing in interview once again. Those appearing prelims, yes, gear up. This is the time when you have to show what you are. So gear up. And all the very best. I'll see you in other videos, of course, of these type, definitely. Or wishing you all a very happy new year and all the very best. जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, may God bless you all. आप you come up with flying colors, and those who are getting ready for prelims, please take a good care of your preparation. I'll see you later. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.